हमारा सेकंड डे है और आई होप कि हमारा लास्ट डे होगा एबीजीज का। और कल हमने जो कुछ पढ़ा था हम उसको एक नज़र देखते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हमने पहले किया था कि हम पीएच चेक करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। उसके बाद हम जो प्राइमरी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम कंपनसेशन देखते हैं। और कंपनसेशन में या तो वो फुली कंपनसेटेड होता है, और अगर फुली कंपनसेटेड ना हो तो साथ एडिशनल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, और कल हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही किया था, तो अगर आपकी एबीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है तो फिर आपके ऊपर फर्ज है कि आपने एनाइन गैप जो है कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर जब आप एनाइन गैप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपके पास हाई एनाइन गैप आता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर है हाई एनाइन गैप है तो फिर आप डेल्टा रेशो निकालते हैं। ठीक है। इसके बीच में हमने यहाँ पे एक चीज़ और की थी कि हमने एडजस्टेड एनाइन गैप भी निकाला था, जिसमें हमने एल्ब्यूमिन के सामने हमने एल्ब्यूमिन को रखते हुए उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया था। उसका फार्मूला कल आप लोगों के सामने था। ठीक है। पहली बात तो ये कि जो ये टर्म है डेल्टा डेल्टा, ठीक है, और इसी तरह डेल्टा रेशो है, डेल्टा डेल्टा है, एक और टर्म है डेल्टा गैप है। इन सब का ना मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को निकालना। अगर आपके पास हाई एनाइन गैप आ जाता है जब आप एबीजीज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि हम ये डेल्टा गैप निकालते ही तब है जब आपके पास हाई एनाइन गैप होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास हाई एनाइन गैप आता है तो उसके बाद आप इसका फार्मूला लगाते हैं, या भी आपके पास आ जाएगा। उसमें भी अगर तो उसमें ये होता है कि अगर इसके साथ कोई एडिशनल डिसऑर्डर है तो उस एडिशनल डिसऑर्डर को ये रूल आउट कर देती है, या अगर वो तो आइडेंटिफाई कर देती है। इट इज कैलकुलेटेड टू चेक वेदर डिक्रीज इन HCO3 इज प्योरली ड्यू टू हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब फिर वही बात है, मैंने आपको बताया था कि हम ये तब करते हैं जब हमारा एनाइन गैप हाई आता है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक नई टर्म सुनेंगे आज, हैग्मा और नैग्मा। ठीक है। ये मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने जो स्लाइड्स जहाँ से ली हैं। पहली बात तो ये कि स्लाइड्स भी ये सारी मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से इधर उधर से ली हुई है सब स्लाइड्स मिक्स, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा है वहां से जो स्लाइड अच्छी लगी मैंने ले ली है, और मैंने इन सबको कंपाइल अप किया है। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, ये हैग्मा और नैग्मा टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ऑनलाइन हर जगह पे, यूट्यूब के चैनल्स पर, और जो जो भी अमेरिकन गाइडलाइंस जो मैंने फॉलो की हैं उनको मैं देख रही थी, तो वहाँ पे सबके सब इसको टर्म को हैग्मा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हाई एनाइन गैप। तो अब जब हम हैग्मा बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल रहे हैं, एसिडोसिस। और अगर मैं नैग्मा कहूंगी तो वो होगा नॉन एनाइन गैप, यानी कि यानी नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नैग्मा। ठीक है। एन फॉर नॉर्मल और एच फॉर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। तो ये हैग्मा और नैग्मा आप लोगों ने इसको याद रखना है। जी। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हैग्मा यानी कि हाई एनाइन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस में बाइकाप तो ऑलरेडी कम हो रहा होता है। अब हम डेल्टा रेशो लगा के ये देखते हैं कि ये बाइकाप जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है बाइकाप का, ये प्योरली हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से है, हैग्मा की वजह से है, या इसकी कोई और रीजन है। ठीक है। जैसे जैसे हिंदी में कहते हैं, इंडियन में वो कहते हैं क्या इसका कोई और कारण भी है, तो हम ये देखेंगे। ठीक है। टू चेक दिस इफ देर इज एनी अदर एसोसिएटेड कंडीशन विच इज डिक्रीजिंग बाय काम। तो अब डेल्टा होता क्या है, सबको पता है डेल्टा किसको कहते हैं। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। ठीक है। और यूजली हम इसको इस तरह लेते हैं कि हाउ मच डिड द वैल्यू चेंज फ्रॉम द नॉर्मल, या जो नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उससे कितना चेंज होता है, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं, चेंज या डिफरेंस इन द टू वैल्यूज। ठीक है, नॉर्मल और एक्चुअल। अब बाइकार्ब का डेल्टा जो होगा तो वो डेफिनेटली यही होगा कि नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है, आपको पता है सबको, नॉर्मल बाइकार्ब हमने कल पढ़ा था 24 होता है। ठीक है। उसमें से जो गिवन है, गिवन का मतलब है कि जो आपके पास एबीजीज पे आया है, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम डेल्टा बाइकार्ब कहेंगे। फिर एनाइन गैप का डेल्टा क्या होगा, जो नॉर्मल एनाइन गैप होता है, आपको पता है कि नॉर्मल एनाइन गैप जो है 12 होता है, इट इज 12। तो जो आपके पास गिवन है यानी जो आपने कैलकुलेट किया है, आप उसमें से ये इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे डेल्टा एनाइन गैप। अच्छा, अब डेल्टा रेशो क्या होती है, यहां से हम शुरू करते हैं। डेल्टा रेशो कंपेयर्स इंक्रीज इन एनाइन गैप टू डिक्रीज इन द बाइकार्ब।
ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जो है इन दोनों के डिफरेंस को कंपेयर करती है। अच्छा, अब ऊपर हम जैसे कि देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है, ये आप कह रहे हैं डेल्टा एनाइन गैप और डेल्टा बाइकार्ब है। तो डेल्टा एनाइन गैप में हम लिखेंगे जो गिवन है माइनस नॉर्मल, इसी तरह इट्स डिवाइडेड बाय दिस। असल फार्मूला ये है। आपकी जो आपने जो कैलकुलेट करते हैं एनाइन गैप वो आप यहाँ लिखेंगे, उसमें से 12 को माइनस करेंगे, और बाइकार्ब जो आपके पास एबीजीज के ऊपर आता है उसको आप 24 में से या 24 में से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू आती है फिर उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इस वैल्यू को हम इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि नॉर्मली इसकी होती है रेंज होती है 1 to 2। अगर तो ये 1 to 2 के बीच में आ रही है तो हम इसे कहेंगे इट इज प्योरली हैगमा, ठीक है, यानी आपका जो डिसऑर्डर है वो सिंगल डिसऑर्डर है, इसमें कोई और एडिशनल डिसऑर्डर नहीं है साथ। इट इज हाई हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास लेट्स से कि डीके का पेशेंट है तो आप पहले ही सस्पेक्ट करते हो कि हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तो आप उसमें ये फार्मूला लगाओगे, डेल्टा रेशो निकालोगे या डेल्टा डेल्टा निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर वो इसके इन बिटवीन दिस फॉल करता है तो आप कहोगे कि डीके है और पेशेंट को हैग्मा है, यानी कि हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और साथ कोई एडिशनल डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा, फिर अगर इसकी रेंज जो है 2 से ज्यादा आती है तो हम इसमें कहते हैं कि पेशेंट को हैग्मा है और साथ उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ये अभी आप एक डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इसके पास तीसरी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर इसकी वैल्यू डेल्टा रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 आए तो हम कहते हैं कि पेशेंट को हैग्मा भी है और पेशेंट को नेगमा भी है, यानी पेशेंट को हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। मुझे पता है इसको सुन के आप में से अक्सर लोगों के दिमाग थोड़े घूम जाएंगे कि ये क्या फजूल बात है, ये इसके साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं। तो बहरहाल ये ऐसा होता है, ठीक है, दो डिसऑर्डर इकट्ठे भी हो सकते हैं, बल्कि हम इसको कहते हैं ट्रिपल डिसऑर्डर कहते हैं, 3 डिसऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा एक और चीज भी है, ये इनकी आप कह लें स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कि जब लैक्टिक एसिडोसिस होता है ना उसमें चूंकि हाई एनएन गैप होता है ना, आपको पता है हमने हाई एनएन गैप के कॉजेज देखे थे कल। तो हाई एनएन गैप में एक लैक्टिक एसिडोसिस भी था। तो लैक्टिक एसिडोसिस जब होता है ना तो उसके हम उसमें जब हम डेल्टा रेशो लेते हैं तो इट इज यूजली अराउंड 1.6, ठीक है। तो ये आपने ये वैल्यूज याद भी रखनी है साथ साथ। इसी तरह जब डीके आता है ना, डीके का पेशेंट वो भी हाई आयनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो उसमें जब हम डेल्टा रेशो लेते हैं तो स्टैंडर्ड उसमें यही होता है कि इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 1, ठीक है, ये 1 के करीब करीब होती है। तो ये आपने ये दो वैल्यूज भी याद रखनी है, ये आगे हमारी एक्सरसाइज में भी काम आएंगी। चलें जी, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ डेल्टा रेशो। आपको ये वाली डायग्राम तो याद है, कल हमने इसके ऊपर काम किया था थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल एनाइन गैप है, इसमें सोडियम ठीक है, बाइकार्बिस 24, क्लोराइड भी ठीक है, एनाइन भी ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है, इसमें कोई एसिडोसिस अल्कलोसिस वगैरह कुछ नहीं है। और इन्होंने एनाइन गैप निकाला है जो कि 12 है, सब गुड है। चलें इस तरफ चलते हैं जी, इस तरफ आ जाए। तो ये है नॉर्मल एनाइन गैप। अब इसमें ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, एक नॉर्मल पिक्चर है जो कि बॉडी में सीरम में ये वैल्यूज ऐसे होंगी। अब आते हैं हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। कल हमने ये डायग्राम की थी, जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग कल मेरे साथ थे उनको याद होगा कि हमने कल इसको देखा था कि हमने कहा था कि एनाइंस जब गैप इंक्रीज कैसे होता है कि बॉडी में ये अनमयर्ड प्लाज्मा में, सॉरी, ये जो है ये अनमयर्ड एनाइंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इंक्रीज होते हैं इट विल पुश बाइकअप डाउनवर्ड्स, इसमें बाइकअप जो है कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका एनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे। ये हमने किया है 140 माइनस 14 प्लस 10, 14 कहाँ से आया, इन्होंने आई थिंक इसको 14 कर दिया है, चलो बहरहाल जो भी है, ये मैंने स्लाइड ली हुई है, मेरी अपनी नहीं है। तो हम इतनी सी गलती को अगर हम माफ कर दें तो आगे चलते हैं। डेल्टा रेशो हमने क्या करनी है, इस तरह से। अब आपके पास, अच्छा आपके पास आपको पता है कि जो नॉर्मल एनाइन गैप होता है वो आपको पता है कि 12 होता है। इसी तरह आपको पता है नॉर्मल बाइक आपकी वैल्यू 24 होती है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें 24 कहाँ से आया है? ये 24 जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये आया 24। और गिवन बाई का आप कितना था? 12 था। और ये हमने इसको यहाँ पे इसको 12 किया है, ठीक है। तो अच्छा, अभी आप देखें कि इसका आंसर क्या है, 1। तो ये नॉर्मली अगर ये 1 आता है तो ये हैगमा है। हमने जो स्लाइड पीछे देखी थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये वाली स्लाइड, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे इसी एक्सरसाइज में ये काफी काम आएगी। इसको दोबारा एक दफा देख लें कि अगर ये डेल्टा रेशो 1 या 2 के बीच में आती है तो हैगमा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट बड़ा लंबा चौड़ा सा है, इसको हम ये देखें। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एनाइन गैप रेस्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ रेस था यहाँ भी रेस्ड है। बाई का अब अपनी नॉर्मल वैल्यू से तो कम है, नॉर्मली 24 होता है, लेकिन अब 18 है। और क्लोराइड इसमें हमारे पास 97 है। अब इन्होंने इनको मिला के 18 नहीं, ये 19 है, सॉरी, ठीक है, सारा मिल मिला के आंसर 24 आया है। इसको हम लेके चलते हैं। अब एनाइन गैप जो था का जो डिफरेंस है, ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मल होता है 12, और हमारा 24 आया है, 24 में से 12 निकालेंगे तो ये 12 आ गया। इसी तरह बाई का की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 24 है, यहाँ पर इन्होंने 19 दी हुई है, और हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 5 आया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको डेल्टा उसमें फार्मूला में पुट किया, 12/5 = 2.5, और 2.5 यानी कि 2 से ज़्यादा है। और हमें अपनी अगर वो क्लासिफिकेशन याद हो जो भी हमने पहले टेबल देखा था, उसमें हमने कहा था जब डेल्टा रेशो 2 से ज़्यादा होगी तो उसका मतलब होगा देयर इज हैगमा एंड देयर इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। उसके साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, वो किसी और रीजन से लॉस हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा है, ठीक है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। तो इसको हम कहेंगे डेल्टा रेशो इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखते हैं, ये सब सेम है, ये वाला सब सेम है। अब इस पे आते हैं, ये आखिरी वाली पे, मैं पॉइंटर से इस पे आती हूँ, इस पे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एनाइन गैप रेज्ड है, ठीक है, बाई कप 6 है और क्लोराइड 110 है। इन्होंने एनाइन गैप लिया है, तो एनाइन गैप जो है ये आ रहा है हमारे पास 24 से 6 में से माइनस किया, हमारा आंसर 18 है। तो अब हमने अब हमने वैल्यूज सारी यहाँ डाली हैं, हमारा आंसर आ रहा है 0.7। अगर आप अपनी वो क्लासिफिकेशन या वो टेबल याद करें तो उसमें ये था कि अगर इसकी डेल्टा रेशो की वैल्यू <<1 आए, चाहे 0.8 है या 0.7 है, तो हम उसको कहेंगे पेशेंट को हैगमा के साथ साथ नेगमा भी है, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। चलें, ये आपके पास एक सिनेरियो है, अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। अम, मेरे स्टूडेंट्स जो कल बड़े एक्टिव थे, मैं चाहती हूँ कि आज भी वो एक्टिव हो जाएं, और ये क्लिनिकल सिनेरियोज आ रहे हैं, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। जी, अब इसमें पीएच जो है 7.3 है। तो ये हमारे पास एसिडोसिस है, साथ हमारे पास बाइकार्ब 6 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम उसकी कंपनसेशन देखते हैं। हम वो फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे कंपनसेशन है कि नहीं। उससे अगले स्टेप में हम इसमें एनाइन गैप निकालेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो हम इसमें एनाइन गैप को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने फार्मूला वगैरह लगा लिया है, क्योंकि ये मैंने सॉल्व की हुई है, ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। तो इस पे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर ये कह रहे हैं कि इट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, यानी कि ये कंपनसेटेड है, लेकिन इसमें पेशेंट को अल्कलोसिस भी है। आगे एनाइन गैप इन्होंने कैलकुलेट किया है जो कि 29 है, जो शो करता है इट इज हाई एनाइन गैप। जब आपके पास हाई एनाइन गैप आता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप डेल्टा रेशो निकालते हैं। इन्होंने डेल्टा रेशो निकाल ली है, दैट इज 1। अब बाकी सबका आंसर अगर यही है तो गुड। कैरियो था, फीमेल है जिसको हाई ग्रेड फीवर है और हाइपोटेंशन है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर और हाइपोटेंशन, दिमाग में एक चीज आती है, हमारे जहन में आता है हाइपोटेंशन है और फीवर है, तो हम सोचते हैं कि ये मे बी पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो भी सकता है, और किसी और रीजन से भी बीपी डाउन हो सकता है, और साथ फीवर वैसे भी अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और साथ पेशेंट को उन्होंने लिखा है कि डायरिया भी है।
अच्छा, उसके बाद उसकी पीएच ये थी, हमने निकाला मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, फिर हमने कंपनसेशन चेक की, इट इज साथ एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। अभी देखें कई दफा कंपनसेटेड में ना चीजें ओवर कंपनसेशन में चली जाती हैं, जब ओवर कंपनसेट कर देते हैं तो फिर वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर एनएन गैप निकाला, वो भी हाई था। अब आप देखें दो दो डिसऑर्डर्स तो यहाँ हो गए हैं, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया और साथ उसको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया। अब आपने हाई एन एन गैप निकाला, वो ये आ गया, डेल्टा रेशो निकाली, वो लेस देन 1 है। तो हमने क्या कहा था कि डेल्टा रेशो लेस देन 1 कब होती है, जब पेशेंट को क्या होता है, हैग्मा और नेग्मा दोनों इकट्ठे होते हैं। आपको बस वो टेबल को याद करना है, हैग्मा और नेग्मा और साथ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। चलें, ये आपके पास एक थी मिसाल। अब हम आगे डेल्टा गैप देखते हैं। डेल्टा गैप क्या होता है? डेल्टा गैप भी सेम चीज है जैसे डेल्टा रेशो थी, बस फर्क ये है कि डेल्टा रेशो में हम दोनों को ऊपर नीचे रखे के वैल्यूज को ऊपर नीचे रख के हम डिवाइड कर रहे थे। डेल्टा रेशो में, डेल्टा गैप में हम क्या करते हैं, डेल्टा गैप में हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं भी आपको इसका फार्मूला भी दिखाती हूँ। ये कि आपको याद होगा कि हम जब बहुत छोटे थे, मैथ करते थे, तो जब हमने ये इसको ब्रैकेट को खोलना होता था तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते थे, कुछ याद है आपको? तो मैं आपको अगली स्लाइड दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमने इसको खोला तो ये माइनस जो था, जो अंदर वाला माइनस था, अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब हम इसको ला रहे हैं इस तरफ, डेल्टा गैप के इस साइड पे ला रहे हैं इसको। जब हम इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये जो माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? हमने क्या किया, हमने 24 यहाँ था, 24 को यहाँ लाए हैं, उस तरफ माइनस था, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या है, फार्मूला हमारे पास चेंज होके ऐसे हो जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसकी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 प्लस माइनस 6 इस तरफ। फिर 24 क्या था, अब आपको इसको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे ये हमारा डेल्टा गैप है, ये डेल्टा सॉरी डेल्टा एनाइन गैप है, और ये हमारे पास बाइकार्ब है। ठीक है, ये हम इसको इन्होंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये रिवर्स, ये इस तरफ से इन्होंने इसको ऐसे रिवर्स करके सिर्फ दिखाया है, इन्होंने फार्मूला आपको निकाल के दिखाया कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। अच्छा, अब ये वैल्यूज ये हैं कि अगर तो ये विद इन नॉर्मल रेंज है, यानी कि 18 to 30 इसकी नॉर्मल रेंज है। अब ये भी उसी तरह से कैटेगरीज हैं जैसे हमने डेल्टा रेशो में नहीं देखी थी कि 1 से कम होगी, 1 to 2 के बीच में होगी, या फिर 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, डेल्टा रेशो की हमने ऐसे देखी थी। ये जो हमारे पास डेल्टा गैप है, इसमें क्या है कि इसमें ये है कि इसमें अब 3 वैल्यूज हैं। नॉर्मल इन्होंने कहा है कि वैल्यू एक 18 to 30 है, बाइक आप की जो हम आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी। दूसरी 18 से कम है और तीसरी 30 से ज्यादा है, ये तकरीबन उसी के जैसा है। अब उसमें भी है कि अगर ये 18 to 30 के बीच में है तो हम कहेंगे इट इज हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी ये अकेला हैगमा है, सिर्फ एक डिसऑर्डर है। अगर ये 18 से कम है तो इट इज रेज्ड एनाइन गैप यानी हैगमा, और साथ ही ये नेगमा है। फिर अगर ये 30 से ज्यादा है और उस वाले तो अगर ये 30 से ज्यादा है तो फिर ये क्या है, हैगमा और साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर आप इसको डेल्टा रेशो से कंपेयर करें तो याद है आपको डेल्टा रेशो में क्या था, डेल्टा रेशो और ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। मकसद ये है कि आपको जो समझ आती है फार्मूला लगा लें, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला जो है डेल्टा रेशो है। उसमें ये था कि ये 1 to 2 के बीच में है, ये लेस देन 1 था और ये मोर देन 2 था। ठीक है, और यही वाले आंसर थे उसके। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ये बहुत, ये आई थिंक ये जो इजी है। अब आपके पास एक एक एग्जांपल आई है सैरिश, अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगी। मैं आपके साथ हूँ, हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास सिनेरियो ये है कि 75 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट्स विद फीवर और डायरिया, और उसके वाइटल्स हैं, इसको टेम्परेचर है, हार्ट रेट ये है, बीपी। ये कुछ मिलती जुलती सी मिसाल है, अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास सोडियम और पोटाशियम है, ये हमारे पास क्लोराइड और बाइकार्ब है। ठीक है, तो अब आप पहले तो ये देखोगे कि इसकी इसकी पीएच क्या है। पीएच इज एसिडिक, तो इसमें हमारे पास CO2 तो ठीक है, इसका मतलब है कि बाइकार्ब इज अ प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक
एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होती है। अब आप फार्मूला लगा के ये देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी कंपनसेशन जो है फुली कंपनसेशन है, या ये ओवर कंपनसेशन है, या ये अंडर कंपनसेशन है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अच्छा, चैट में आंसर आ रहा है, एनाइन गैप भी निकाल लिया सैरिश ने, वाओ वेरी गुड। अच्छा, हम देखते हैं कंपनसेशन है। पहले तो बात है कि अप्रोप्रिएट कंपनसेशन है, यानी कि कोई साथ एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि एनाइन गैप आपने जो निकाला है सैरिश, आपका क्या आया? सॉरी, मैं दोबारा देखूं, आपका आया है 20। हाँ 20 है, और ये एलिवेटेड है। अब जब एलिवेटेड है तो आप इसमें डेल्टा रेशो निकालेंगी। ठीक है, अब आप इसकी डेल्टा रेशो लें। आप ये करेंगी कि क्या था इसका फार्मूला बताएं। इसमें से हमने 20 - 12 करना है, और ये बाई का 14 है, तो हमने 24 - 14 करना है। हमने इनको ऊपर नीचे रख के इनको डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा आप मुझे बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड। पॉइंट 8 का मतलब था कि पेशेंट को हैगमा भी है और साथ उसको नैगमा भी है, नॉर्मल एनाइन गैप भी है। नॉर्मल एनाइन गैप हमने ये पहले भी एक मिसाल में देखा था। हमें पीछे एक हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था, और उसमें हमने ये कहा था कि हाई एनाइन गैप तो उसको सेप्टिक शॉक की वजह से है, और उसको नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डायरिया की वजह से है। ठीक है, यानी उसमें बाइका इतना लॉस हो गया है जिसकी वजह से उसको नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसमें प्रोड्यूस हुआ है। अगेन इसमें अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है। अल्कोहलिक है पेशेंट, अनकॉन्शियस है, वॉमिट किया हुआ है, और हॉस्पिटल में आया है। ओके ठीक है, उसकी पीएच है 7.1, एसिडिक है, CO2 ज्यादा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पहली बात तो ये है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, और कंपनसेशन में कंपनसेट बिल्कुल नहीं हुआ बल्कि इसको साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, कंपनसेशन हुई ही नहीं है। जैसे मैं कह रही थी कि ये साथ इसको दो 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 डिसऑर्डर्स इस टाइम इकट्ठे नजर आ रहे हैं। देखें, दो डिसऑर्डर तो हो गए। अब हम जाएंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो अब हम निकालेंगे एनाइन गैप। एनाइन गैप हमारा आया है 16, लेकिन इन्होंने यहाँ हमें एल्ब्यूमिन भी दी हुई है। तो अब हम इसकी करेक्टेड सॉरी एडजस्टेड एनाइन गैप लेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एलिवेटेड, तो अब हमारा आंसर आया है 22। ठीक है, अब हमारा आंसर आया है 22। तो ये एलिवेटेड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, साथ इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, और इसको हैगमा भी है। जब हैगमा आ गया तो अब हम क्या लेंगे इसका? अब हम इसकी डेल्टा रेशो निकालेंगे। मैंने खुद ही निकाल दी है। डेल्टा रेशो इज 5। ठीक है, अब डेल्टा रेशो आप इसकी आई है 5। 5 स्टैंड्स वेयर, इसका मुझे जवाब दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, अगर 2 से ज्यादा हो डेल्टा रेशो तो हम कहते हैं हैगमा है, और प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहते हैं, यानी कि साथ एडिशनल डिसऑर्डर भी है। ठीक है, अब इस पेशेंट को तो तीन तीन डिसऑर्डर है, जैसे हमने कहा था कि ट्रिपल डिसऑर्डर। ठीक है, आपके पेशेंट को सिर्फ हैगमा ही नहीं है, बल्कि आपके पेशेंट को बहुत कुछ इकट्ठा है। देखें, आपके पेशेंट को हमने सबसे पहले कहा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, बिल्कुल सही था। फिर हमने कंपनसेशन निकाली, कंपनसेशन में हमें पता चला कि हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर हमने डेल्टा रेशो निकाली, तो डेल्टा रेशो से हमें पता चला कि पेशेंट को साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। इसको कहते हैं ट्रिपल डिसऑर्डर। तो यहाँ हमारा मेटाबॉलिक कंपोनेंट खत्म हो गया अभी चीज का। इसको सारे को रिवाइज करते हैं, जो हमने अभी सब देखा, हमने सारा कुछ पढ़ा है। पहले कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसकी पीएच देखते हैं, आइदर इट्स एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ठीक है, आप उसकी पीएच को देखते हैं। उसके बाद जाते हैं उसकी PCO2 पे, और बाद में फिर देखते हैं बाइकार्ब। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 40। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू हम लेते हैं 40, वैसे तो रेंज है। इसी तरह बाइकार्ब की हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं 24, और इसकी भी रेंज है 24 ± 2। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो हम उसमें क्या करते हैं, कंपनसेशन देखेंगे। कंपनसेशन देखने के बाद हम एनाइन गैप निकालते हैं, और अगर हमें उन्होंने एल्ब्यूमिन की वैल्यू दी हुई है तो हम एडजस्टेड एल्ब्यूमिन निकाल के एनाइन गैप दोबारा निकालते हैं। और जब एनाइन गैप ज्यादा आए हमारे पास तो फिर हम उसमें डेल्टा गैप निकालते हैं, और डेल्टा गैप निकाल के फिर हम देखते हैं कि उसमें डबल डिसऑर्डर है, ट्रिपल डिसऑर्डर है।
और उसके साथ हम ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलर गैप निकालते हैं। ऑस्मोलर गैप निकालते हैं तो हम उसके बाद देखते हैं कि अगर हाई एनाइन गैप है और साथ ऑस्मोलरी और साथ उसको ऑस्मोलर गैप भी है, तो फिर हम उसको लेबल करेंगे पेशेंट को डबल गैप है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज पढ़ा है।